नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चिंताजनक साइबर फ्रॉड पर बात करने वाले हैं। इसे डिजिटल गिरफ्तारी कहा जा रहा है। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, हाल ही में यूपी एसटीएफ मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र से 2 लोगों को पकड़ा भी है इसी सिलसिले में। अच्छा। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, आज हम उन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जाल काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ताज़ा मामला है, यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र में ठाणे से मीरा रोड इलाके से 2 लोगों को पकड़ा। मोहम्मद इकबाल बाला साहेब और शाइन इकबाल बाला साहेब। और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने लखनऊ के एक डॉक्टर हैं बीएन सिंह, जी, उनसे पूरे 95 लाख रुपए ठग लिए। 95 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम। हाँ, और इन रिपोर्ट से जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ये अपराधी कितने सधे हुए तरीके से काम करते हैं। अच्छा। मतलब ये सिर्फ फोन कॉल्स नहीं करते। अच्छा। नहीं, ये बाकायदा व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और खुद को नारकोटिक्स विभाग का या क्राइम ब्रांच का या कभी-कभी तो सीबीआई का अफसर बताते हैं। ओह, मतलब पूरा विश्वास दिलाने के लिए। बिल्कुल, पीड़ितों को डराते हैं कि भाई आपके खिलाफ कोई संगीन केस दर्ज हो गया है। तो सिर्फ आवाज ही नहीं, बाकायदा वीडियो पर आकर डराते धमकाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। हाँ। वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे पीड़ित सचमुच किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गया है। फिर कहते हैं कि हम मामला रफा दफा करवा देंगे। हाँ। और इसी नाम पर मोटी रकम वसूल लेते हैं। जैसा लखनऊ वाले केस में हुआ। जी बिल्कुल वैसा ही। और ये कोई पहला मामला तो है नहीं, है ना? मुझे याद आ रहा है अप्रैल में भी एसटीएफ ने ऐसा ही एक गिरोह पकड़ा था। हाँ, वो खबर भी आई थी। उन्होंने भी एक डॉक्टर को ही निशाना बनाया था, करीब 48 लाख रुपीस ठगे थे। सही कहा। और उसमें तो एक बात और थी, रिपोर्ट्स में लिखा था कि इन अपराधियों को शायद कंबोडिया में ट्रेनिंग मिली थी। हाँ, ये बात भी सामने आई थी। मतलब ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, ये पूरा एक संगठित रैकेट हो सकता है, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। बिल्कुल। और अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें भी लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कई सारे एटीएम कार्ड्स, ये सब मिला है। तो उम्मीद है कि इनकी फोरेंसिक जांच से शायद कुछ और परतें खुलें। निश्चित रूप से। और हमें ये भी सोचना होगा कि जो लोग इसका शिकार होते हैं उन पर क्या बीतती होगी। हाँ, वो तो है। जानकारी ये बताती है कि सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक यातना है। अच्छा। पीड़ितों को कई कई दिनों तक एक वर्चुअल कैद जैसी स्थिति में रखा जाता है। लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी, धमकियां। बाप रे। और अक्सर निशाना किसको बनाते हैं? बुजुर्गों को या ऐसे लोगों को जो शायद तकनीक से उतने वाकिफ नहीं है या अकेले रहते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, और पैसों का क्या होता है? सुना है कि ये पैसा ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये अपराधी बहुत शातिर हैं। पैसा अक्सर म्यूल अकाउंट्स में डलवाते हैं। म्यूल अकाउंट्स मतलब ऐसे बैंक खाते जो अक्सर किसी और के नाम पर होते हैं और जिनका इस्तेमाल सिर्फ गैर कानूनी पैसे को इधर उधर करने या छिपाने के लिए होता है। समझ गए। और फिर जैसे ही पैसा आता है उसे फौरन क्रिप्टो करेंसी में बदल देते हैं। ओह। और एक बार पैसा क्रिप्टो में चला गया तो फिर उसका पीछा करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तभी इतनी बड़ी रकमें। हाँ, पुणे शहर का ही आंकड़ा देखिए। इसी साल जनवरी से मई के बीच सिर्फ पुणे में ऐसे 21 मामले आए। सिर्फ पुणे में? हाँ, और नुकसान कितना? 9 करोड़ रुपए से ज्यादा। 9 करोड़? बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा स्केल है। जी, ये स्केल बताता है कि खतरा कितना गंभीर है। तो फिर पुलिस और जो दूसरी एजेंसियां हैं वो इसे रोकने के लिए क्या कर रही हैं? इन रिपोर्ट्स में कुछ ठोस कदमों का जिक्र है? जी, बताया गया है कि पुलिस जो है वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C। हाँ, I4C। और जो राज्यों की अपनी साइबर सेल है उनके साथ मिलकर काम कर रही है। कोशिश यही है कि ऐसे जो संगठित गिरोह हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी जड़ तक पहुंचा जाए। और साथ ही ट्राई है, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो सरकारी हेल्पलाइन है 1930। हाँ, 1930। इनके जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने के अभियान भी चल रहे हैं। जागरूकता जरूरी तो है, पर क्या ये काफी है? जिस तेजी से ये फ्रॉड फैल रहा है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। आपकी बात बिल्कुल सही है। विशेषज्ञों का भी यही मानना है और ये बात इन रिपोर्ट्स में भी उभर कर आती है कि हमें और सख्त उपायों की जरूरत है। जैसे कि KYC नियम, यानी अपने ग्राहक को जानने वाले नियम, उन्हें और पुख्ता करने की जरूरत है। टेलीकॉम कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।
और खासकर जो बैंकिंग लेन देन है उन पर और कड़ी नजर रखनी होगी। लेकिन देखिए, सबसे जरूरी बात जो हर किसी को बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, हाँ, वो क्या है? कोई भी असली पुलिस या जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, नारकोटिक्स हो, कोई भी हो, वो कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। अच्छा, ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल। और ना ही वो कभी मामला रफा दफा करने के लिए पैसे मांगती है। तो अगर ऐसी कोई कॉल आए तो घबराना नहीं है, शांत रहना है और सबसे पहले किसी भरोसेमंद जरिए से, जैसे आप सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर पता करें कि इस दावे में कोई सच्चाई है भी या नहीं। सही, वेरीफाई करना जरूरी है। हाँ, पुष्टि करना बहुत जरूरी है। और साइबर सुरक्षा के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इन रिपोर्ट्स में साइबर प्लैटर नाम के एक स्रोत का भी जिक्र है, जिन्हें सोशल मीडिया और उनकी वेबसाइट पर फॉलो करने की सलाह दी गई है। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो ये डिजिटल गिरफ्तारी सिर्फ एक ऑनलाइन ठगी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक हमला है। अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं डर पैदा करने के लिए और फिर लोगों को लूटने के लिए। एकदम सही कहा आपने। और जैसा कि इन सभी स्रोतों से साफ है, बचाव के लिए तकनीकी इंतजाम तो जरूरी है ही, पर उनके साथ साथ हम सब की अपनी सतर्कता, अपनी जागरूकता, वही सबसे बड़ा हथियार है। अगर जानकारी होगी तो ऐसे झांसों में फंसने से बचा जा सकता है। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से ना मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। कि जब हमारी पहचान, हमारी बातचीत, मतलब लगभग सब कुछ इतना ज्यादा डिजिटल हो गया है। हाँ, ये तो है।